हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 91 से लेकर कार्यपत्रक 95 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 90 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 91 में हम सीखेंगे गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना। तो आपके सामने एक कहानी दी गई है। इस कहानी को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम कहानी को पढ़ते हैं और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देंगे। तो देखो कहानी क्या है। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। दड़बे का मतलब क्या है कि मुर्गियों के रहने का जो स्थान होता है, मुर्गियों मुर्गियों के रहने का स्थान, ठीक है। मुर्गियों के रहने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं दड़बा, ठीक है। तो एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गियों के घर के अंदर घुस जाती है। मुर्गी जो लोमड़ी है वो मुर्गी के दो बच्चों को छोड़कर सबको क्या जाती है, खा जाती है। जो लोमड़ी है वो मुर्गी के केवल दो बच्चों को छोड़ देती है, बाकी सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। फिर जो दो बच्चे बच गए थे उनके पास आकर लोमड़ी क्या करती है, उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उसे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के आसपास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। वो छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, लोमड़ी को कुएं के पास आकर बताता है कि कुएं के अंदर क्या है, खीर है। कुएं के अंदर जो चांद की परछाई दिख रही थी उसको वो बता रहा है कि ये क्या है, खीर है। तो लोमड़ी उसे खाने की इच्छा बताती है कि मुझे खाना है, मैं कुएं के अंदर कैसे जाऊं। तो बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर दो बाल्टियां टंगी है, एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर आने के लिए। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही क्या समझ लिया था, खीर समझ लिया था। इस प्रकार मुर्गी के दो बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से उस धूर्त लोमड़ी से अपनी जान को बचाया। ठीक है। अब देखो इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, मुर्गी घुस जाती है। तो ये यहाँ पर गलत छपा है, यहाँ पर मुर्गी नहीं है, क्या है, लोमड़ी। लोमड़ी कहाँ घुस जाती है, तो लोमड़ी घुस जाती है मुर्गी के दड़बे में। कहाँ पर घुस जाती है, मुर्गी के दड़बे के अंदर लोमड़ी घुस जाती है। ठीक है। आगे देखो दूसरा प्रश्न है, मुर्गी ने खीर समझा। मुर्गी ने खीर किसे समझा, कुएं में चंदा की जो परछाई थी उसको उसने क्या समझा, उसने उसको खीर समझा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने किससे और क्यों कहा। किसने किससे और क्यों कहा। हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। तो ये किसने कहा था, ये कहा था मुर्गी के बच्चे ने। मुर्गी के बच्चों ने कहा था किससे, लोमड़ी से। और क्यों कहा था, अपनी जान को बचाने के लिए कहा था। क्यों कहा था, अपनी जान को बचाने के लिए। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यह कथन मुर्गी के दो बच्चों ने, यह कथन मुर्गी के दो बच्चों ने लोमड़ी से लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए कहा था। लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए कहा था। ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 4, लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है क्यों। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में क्यों बैठ जाती है, इसके पीछे कारण क्या था। तो लोमड़ी क्या चाहती थी, लोमड़ी चांद की परछाई को खीर समझ बैठी थी और वह उसे खाने के लिए बाल्टी में, नीचे जाने वाली बाल्टी में क्या कर जाती है, बैठ जाती है। तो हम लिखेंगे कि लोमड़ी लोमड़ी कुएं में
चांद की परछाई को चांद की परछाई को क्या समझ बैठी थी? खीर समझ बैठी थी। लोमड़ी कुएं में चांद की परछाई को खीर समझ बैठी थी, अतः उसे खाने के लिए अतः उसे खाने के लिए वह बाल्टी में बैठ गई, या नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ गई। ठीक है, नीचे वह खाने के लिए क्या हो जाती है? खाने के लिए बाल्टी में बैठ जाती है। ठीक। अगला, अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो आप अपने बचाव में क्या करते? लिखिए। तो मैं लिखूंगा कि यदि मैं मुर्गी के बच्चे की जगह होता यदि मैं मुर्गी के बच्चों की जगह होता तो मैं भी ठीक वैसा ही करता मैं भी ठीक वैसा ही करता जैसा मुर्गी के बच्चों ने किया था। जैसा मुर्गी के बच्चों ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। आपके सामने कुछ क्रिया शब्द दिए हैं, उनकी मदद से आपको वाक्य बनाने हैं। पहला है सोचना, तो इस पे क्या वाक्य बना सकते हैं कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसे लिख सकते हैं कि हमें दान देने में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें दान देने में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें दान देने में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक। अगला देखो, झांकना। झांकना पे हम क्या वाक्य लिख सकते हैं? हमें दूसरों के घरों में नहीं झांकना चाहिए। हमें दूसरों के घरों में नहीं झांकना चाहिए। हमें दूसरों के घरों में नहीं झांकना चाहिए। अगला देखो, गिरना। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि बिल्ली दौड़ते हुए कुएं में गिर गई। बिल्ली दौड़ते हुए कुएं में गिर गई। ठीक है। अगला है डरना, तो हमें हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। ठीक। अगला 7वां प्रश्न है, देखो क्या दिया हुआ है? वर्तनी सही करें। पहला है परछाई, तो परछाई सही कैसे लिखेंगे? इसमें आएगा बड़ा ई, परछाई। दूसरा है जुरर। जुरर का मतलब क्या है? जरूर। यहाँ पर तारकीब यानी कि तरकीब, और बाल्टी यानी कि बाल्टी। इस तरह आपको सही करके लिखना था। आगे बात करें कार्यपत्रक 92 की। क्या दिया हुआ है? गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना। आपके सामने एक कविता दी हुई है, इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो कविता क्या है। बड़े आलसी भालूराम सारे दिन करते आराम, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबे, मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम। हाथ हाथ पर रखकर बैठे रहते ये दिन भर ऐठे, इसीलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब टालू राम। यानी यहाँ पर एक भालू से संबंधित कहानी दी गई है, जो कि काफी आलसी होता है, सारे दिन वो आराम करता रहता है, और उसने अपनी किताबें जूते चप्पल जुराबे सब क्या कर दिए? बेच दिए। और इससे नाराज होकर मास्टर जी उसे जब डंडा मारते हैं तो वह क्या करता है? रोना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत ही चालाक होता है। और वो पूरे दिन हाथ पे हाथ रख के अपने शरीर को ऐंठ के बैठा रहता है। इसी वजह से लोग उसे क्या कहते हैं? टालू राम, क्योंकि वो अपने काम को टालता रहता है। देखो पहला प्रश्न, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे? लिखिए। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे वो लिखना है।
तो इस कविता को हम क्या नाम दे सकते हैं? आलसी भालू। क्या दे सकते हैं? आलसी भालू। आलसी भालू। दूसरा, भालू राम को कवि ने दो और नाम क्या दिए हैं? लिखिए। तो पहला नाम क्या दिया है? चालू राम। और दूसरा नाम क्या दिया है? टालू राम। ठीक है, चालू राम और टालू राम। तीसरा, इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता के अंदर भालू क्या है? भालू बहुत ही आलसी जानवर बताया गया है और वह पूरे दिन सोता रहता है। तो लिखेंगे हम, इस कविता में इस कविता में भालू को एक आलसी जानवर बताया गया है। भालू को एक आलसी जानवर बताया गया है। ठीक है, और वह पूरे दिन वह पूरे दिन आराम करता रहता है। ठीक है, यानी भालू की आलसी प्रवृत्ति को बताया गया है। चौथा, कवि द्वारा भालू राम को दिए दो अन्य नामों का क्या कारण है? तो कारण क्या है? तो कारण था भालू के भालू की चालाक प्रवृत्ति, भालू की चालाक एवं आलसी प्रवृत्ति की वजह से, भालू की चालाक एवं आलसी प्रवृत्ति की वजह से उसे क्रमशः, चालाक प्रवृत्ति की वजह से चालू राम, ठीक है, चालू राम और आलसी प्रवृत्ति की वजह से क्या नाम दिया गया है? चालू राम और टालू राम नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 5। आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? लिखिए। आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो आपको लिखने हैं। तो पहला नुकसान क्या हो सकता है कि हमारे कार्य हमारे कार्य समय पर पूर्ण नहीं होते हैं। समय पर पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या नुकसान हो सकता है? दूसरा नुकसान होगा आलसी होने से आलसी होने से शरीर धीरे धीरे बेकार हो जाता है। धीरे धीरे बेकार एवं रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे बेकार एवं क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा, लोग हम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। लोग हम पर भरोसा करना क्या कर देते हैं? लोग हम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो ये कुछ नुकसान है आलसी होने के। ठीक, आगे बढ़े। आगे बात करते हैं आपके कार्यपत्रक 93 की। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? एक कहानी दी गई है। इस कहानी को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं। अब कहानी क्या है? तेनालीराम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनालीराम से क्या हो गए? नाराज। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनालीराम, तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से क्या हुआ था? ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गए। यह सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने तो आपके आदेश का पूरा पूरा पालन किया है। यह देखिए, मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूं, जिससे आप मेरा मुंह न देख सके। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और उनका क्रोध भी क्या हो गया? शांत हो गया। इस तरह तेनालीराम बहुत ही चतुराई वाला व्यक्ति था, बहुत ही चालाक व्यक्ति था और उसने राजा के द्वारा दिए गए
दरबार से बाहर जाने के आदेश को भी आसानी से निपटा दिया। अब देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है, तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के। दूसरा, तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए थे? तो मुंह को नकली चेहरे से ढककर आए थे। तीसरा, राजा ने तेनालीराम से क्या कहा और क्यों कहा था? तो राजा ने तेनालीराम से क्या कहा था कि तुम दरबार से चले जाओ और मुझे अपना मुंह वापिस न दिखाना। ठीक है, और ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस समय वे क्या थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। तो हम लिखेंगे कि राजा ने तेनालीराम से कहा कि तेनालीराम से कहा कि तुम दरबार से चले जाओ। तुम दरबार से चले जाओ और अपना मुंह वापिस न दिखाना। अपना मुंह वापिस न दिखाना। ठीक है, अपना मुंह वापिस न दिखाना। अपना मुंह वापिस न दिखाना। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा था, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वे उस समय तेनालीराम पर क्या थे, क्रोधित थे। उस समय वे तेनालीराम पर क्या थे, नाराज थे या क्रोधित थे। ठीक है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था। अगला देखो, चौथा प्रश्न, अपना मुंह न दिखाना, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा? तो हम कहेंगे कि यह वाक्य राजा ने तेनालीराम से कहा था। यह वाक्य राजा ने किससे कहा था? राजा ने तेनालीराम से कहा था। यह वाक्य राजा ने तेनालीराम से कहा था। ठीक, अगला पांचवा, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुर, चतुर का अर्थ क्या होता है? चालाक। नाराज का मतलब क्या होता है? क्रोधित। दृष्टि का मतलब क्या होता है? नजर। आदेश का मतलब क्या होता है? आदेश का मतलब होता है आज्ञा देना। क्रोध का मतलब क्या होता है? क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। और नम्र का मतलब क्या होता है? सरल। क्या होता है? सरल। ठीक, आगे बढ़े। आगे बात करते हैं आपके कार्यपत्रक 94 की। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, पहले मदारियों के पास क्या होते थे? भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू क्या करता था? नाचने लगता था। झूम झूम कर और घूम घूम कर खेल दिखाता था। कौन? भालू। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक जाति कैसी होती है? सफेद भी होती है। और ये भालू कहाँ पाए जाते हैं? बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? पोलर बियर। क्या कहते हैं? इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफेद भालू की जो त्वचा है वो बहुत ही मोटी होती है। त्वचा पर सफेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफेद भालू जो भालू होते हैं वो तैरने में बहुत ही कुशल और होशियार होते हैं। सफेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नजर बहुत ही तेज होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। तिल मछली भालू का प्रिय भोजन है। तिल मछली सांस लेने और आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के कैसे होते हैं? शौकीन होते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या, यानी भालुओं की संख्या दिन ब दिन क्या होती जा रही है? कम होती हुई जा रही है। ठीक, अब देखो पहला प्रश्न, भालू का प्रिय भोजन क्या है? तो सील मछली। सफेद भालू की त्वचा कैसी होती है? काफी मोटी होती है। तीसरा, सफेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो हम लिख देंगे कि सफेद रंग के जो भालू हैं, हम कहेंगे सफेद रंग के भालू, सफेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बर्फीले प्रदेशों में
पाए जाते हैं और इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? पोलर बियर। और इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलर बियर। चौथा, भालू तैरने में कैसे होते हैं? तो भालू आपके तैरने में कुशल होते हैं। कैसे होते हैं? कुशल। अगला, खाली जगह सोने और खाने के शौकीन होते हैं। कौन? जो भालू है वो खाने और सोने के शौकीन होते हैं। अगला, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती हुई जा रही है? किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती हुई जा रही है? तो कारण क्या है? हम लिख देंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्या लिखेंगे? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, इनकी संख्या क्या हो रही है? इनकी संख्या कम हो रही है। इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी इस बढ़ते हुए तापमान की वजह से। अगला, सातवां, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए कि भालू के स्वभाव की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखो, पहली विशेषता लिख सकते हो कि ये तैरने में कुशल होते हैं। कौन? भालू। ये तैरने में ये तैरने में कैसे होते हैं? भालू तैरने में कुशल होते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या लिख सकते हो? दूसरी लिख सकते हो, इनकी नजर काफी तेज होती है। इनकी नजर काफी तेज होती है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या लिख सकते हो? तीसरी विशेषता लिख सकते हो कि भालू का प्रिय भोजन क्या होता है? सील मछली। भालू का प्रिय भोजन क्या होता है? सील मछली होता है। भालू का प्रिय भोजन सील मछली होता है। चौथी विशेषता क्या लिख सकते हो? चौथी विशेषता लिख सकते हो कि भालू खाने और सोने के शौकीन होते हैं। भालू खाने और सोने के क्या होते हैं? भालू खाने और सोने के शौकीन होते हैं। तो ये क्या होगी? भालू के स्वभाव की विशेषता होगी। आगे बात करें, काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? आठवां प्रश्न है आपका कि काले भालू और पोलर बियर में अंतर क्या है? तो जो काले भालू है वो सामान्यतः सामान्य जो जंगल होते हैं या जो वन होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, जबकि जो पोलर बियर है वो केवल और केवल बर्फीले प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि काले भालू सामान्य जंगलों सामान्य जंगलों एवं वनों में पाए जाते हैं। काले भालू सामान्य जंगलों और वनों में पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर जबकि पोलर बियर केवल बर्फीले प्रदेशों में केवल बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। पोलर बियर कहाँ पाए जाते हैं? केवल और केवल बर्फीले प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 95। यहाँ पर क्या सीखेंगे? यहाँ पर आपके सामने एक विज्ञापन दिया हुआ है। लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। आपके सामने क्या दिया हुआ है? एक विज्ञापन दिया हुआ है। देखो विज्ञापन क्या है? एक बड़ा कार्यक्रम, उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जिब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों ये आपके लिए भी जी भरकर बच्चों यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछे। ये आपके सामने क्या दिया हुआ है? एक विज्ञापन दिया हुआ है। इस विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं।
अब देखो पहला प्रश्न क्या है कि यह विज्ञापन एक खाली जगह की घोषणा कर रहा है। किसकी घोषणा कर रहा है? प्रतियोगिता की। दूसरा, यह कार्यक्रम खाली जगह की पाठशालाओं के लिए खुला है, तो पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है। तीसरा, जो माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें किससे संपर्क करना चाहिए? पाठशाला से। ठीक है। चौथा, इनमें से कौन-सा कथन सही है? तो जो जीतने वाली कलाकृतियाँ हैं, उनको देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। ये आपका क्या है? बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 91 से लेकर 95 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है, तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।